नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप ने बेटे बहू को सौंप दी सारी दौलत और बेटे बहू ने की ऐसी हरकत कि माँ बाप का कलेजा फट गया। आज रविवार का दिन था, इसलिए दफ्तर और स्कूलों में छुट्टी थी। जया जी सोकर उठी और धीरे से रसोई में गईं और 2 कप चाय बनाकर बरामदे में बैठ गईं और बोलीं, सुनते हैं चाय बन गई है, बाहर आ जाइए, अच्छी धूप है। विटामिन डी के लिए दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। जब फ्री में भगवान विटामिन डी बांट रहे हैं तो कमरे में क्यों बैठे हैं? जया जी ने मुस्कुराते हुए अपने पति श्याम बाबूजी से कहा। श्याम बाबूजी कमरे से बोले, आता हूँ श्रीमती जी, 1 कप चाय बनाई हो और बुला तो ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ और क्या क्या खिलाओगी। सही कहते हैं लोग, कमाओ पति लाख का और रिटायर्ड पति खाक का। इतना कहकर बाहर बिछी हुई खाट पर आकर बैठ गए। जया जी बोली, जो आपने अभी अभी एक जुमला बोला उसकी क्या ज़रूरत थी? श्याम बाबूजी बोले, तो क्या गलत बोला भाग्यवान, तुम ही बताओ। एक वक्त था जब चाय के साथ बिस्किट पकौड़े और कुछ नहीं तो ब्रेड ही सेंक देती थी। अब देखो, सुबह हो या शाम, बस 1 कप चाय के साथ पानी दे देती हो। इसलिए ना कि अब मैं कम कमाता हूँ। तो जया जी बोली, आप तो सब जानते हैं, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हैं? और यह सब कहकर मुझे भी आप दुखी कर देते हैं। पहले की बात अलग थी, जब रसोई और घर सब पर मैंने तो अपना पूरा साम्राज्य अपने ही हाथों से बहू को सौंप दिया। पर मुझे क्या मालूम था कि घर में कुछ खाने के लिए बैठो तो बहू से इजाज़त लेनी पड़ेगी। लोग चाय के साथ बिस्किट डुबोकर खाते हैं, पर यहाँ मीठी चाय में अपने नमकीन आंसू मिलाकर जया जी पी रही थीं। उधर से जया जी की बहू सगुन अपने बालों को लपेटते हुए आई और बोली, मम्मी जी, एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोने देते आप लोग। क्या होता अगर सुबह की चाय नहीं पीते? तब से बर्तन की खटकने की आवाज़ आ रही। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल रखा करो। दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 पैसे कमाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि पूरे दिन बैठकर खाट तोड़ते हैं। जया जी बोली, बहू, सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं। मैंने तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी नहीं कहा, फिर भी तुम हमसे ऐसी बातें कर रही हो। सगुन गुस्से में बोली, आपको पता है ना, पूरा दिन उनके इंतज़ार में मैं भी आराम नहीं कर पाती हूँ। सोचा था आज थोड़ा सो लूँगी, पर आप दोनों से वह भी नहीं देखा गया। श्याम बाबूजी बोले, बहू, तुम्हारी नींद खराब हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर तुम आलोक के लिए दिन में जागती हो तो अपना पत्नी धर्म निभाती हो, कुछ घंटे पति के लिए जागती हो तो इतनी तकलीफ़। जया जी तो कई रातें अपनी बेटे की नींद के लिए कुर्बान की हैं। क्या उसका कोई मोल नहीं? उसने तुम्हें नहीं जगाया कि तुम्हारी नींद खराब ना हो, फिर भी तुम इस बेचारी को ही बड़बड़ाए जा रही हो। सगुन बोली, छोड़िए, मुझे आज आप लोगों से बहस नहीं करनी, वरना बेकार में बात का बतंगड़ बनेगा। इसके लिए ना तो मेरे पास वक्त है, ना ही आपके बेटे के पास। इतना कहते हुए सगुन वहाँ से चली गई। श्याम बाबूजी और जया जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करीब 9 बजे आलोक उठा तो सगुन ने मुस्कुराते हुए उसे चाय दी और बोली, नाश्ते में क्या बनाएं? आलोक बोला, आज छुट्टी है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए आता हूँ। वैसे कहाँ हर रोज़ तुम्हें आराम मिलता है? आलोक के इतना कहते ही सगुन खुश हो गई और फ़ोन लेकर एक किनारे बैठ गई। आलोक भी अपने फ़ोन पर लगा था। तभी जया जी आईं और बोली, बेटा आलोक, मेरी एक बात सुनो। आलोक फ़ोन में इतना बिजी था कि जया जी के 2-3 बार कहने पर भी नहीं सुना। श्याम बाबूजी अपनी कड़क आवाज़ में बोले, आलोक, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है। आलोक ने मुड़कर देखा और अकड़ कर बोला, बाबूजी, अगर मैं नहीं सुन रहा इसका मतलब है कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। आप लोगों की तरह फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सगुन भी गुस्से भरी नज़रों से जया जी की ओर देखने लगी तो जया जी श्याम बाबूजी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जाने दीजिए, हो सकता है ज़रूरी काम कर रहा हो। सगुन बोली, देख लिया आपने, एक दिन जब आपका इन लोगों के साथ वक्त नहीं कटता तो मेरे बारे में सोचिए, पूरा दिन मैं कैसे अपना समय काटती हूँ।
आप आराम से चाय पीजिए, मैं देखती हूँ इनको। शगुन उठकर चारपाई के पास गई और बोली, बताइए क्या तकलीफ है आप दोनों को, क्यों नहीं हमें 2 पल चैन से बैठने देते हैं। जया जी बोली, बहू कोई परेशानी नहीं, बस मैं यह कह रही थी कि आलोक बाहर से खाना खाने की बात कर रहा है, पर बाहर का खाना तो हम दोनों को नहीं पचता। ऊपर से 9 बज चुके हैं, उनकी दवाई लेने का वक्त हो गया है। अगर तुम घर में कुछ बना देती तो। शगुन बोली, बस अपने सुख से मतलब है आप दोनों को, 2 पल हमें चैन से बैठने नहीं देते। ऊपर से यह उम्मीद कि मैं आपके लिए घर में खाना बनाऊंगी। अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपने लिए 4 रोटी बना लीजिए और कल रात की दाल रखी हुई है उसके साथ खा लीजिए। इतना कहते हुए शगुन वहाँ से चली गई। माँ बाप की उदासी भरी नज़रों से बेटे की तरफ देखते रहे, लेकिन बेटा उठकर वहाँ से चला गया। जया जी अपने आंसू को छुपाने की कोशिश करते हुए श्याम बाबूजी से बोली, सुनिए, मैं रोटी बना देती हूँ या फिर देखती हूँ अगर फ्रिज में ब्रेड पड़े होंगे वह सेक दूंगी। कभी कभी हल्का फुल्का नाश्ता भी करना सेहत के लिए अच्छा होता है। श्याम बाबूजी मुस्कुराते हुए पत्नी की ओर देखते हुए सोचते हैं, क्या से क्या हो गई जिंदगी। बच्चों के मोह में हर रोज की लगभग यही कहानी थी। आज तो बेटा था, जब उसके सामने माँ बाप की यह स्थिति थी तो उसकी अनुपस्थिति में बेचारे बूढ़े माँ बाप की क्या दशा होती, यह कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ रोज बाद शगुन अपनी किसी सहेली की किटी पार्टी से लौटी तो उसने शाम को कुछ नहीं बनाया। जया जी चुपचाप रसोई में गईं, फ्रिज खोला, जैसे ही ब्रेड का पैकेट निकालने लगी तो शगुन पीछे से बोली, मम्मी जी, लगता है ब्रेड खाने की आपको लत लग गई है। काजल बेटी का स्कूल खुल गया है, वह सुबह सुबह ब्रेड बटर खाकर जाती है। अगर आपने अभी खत्म कर दिया तो सुबह मैं कहाँ से लाऊंगी। सुबह की रोटी बनी हुई है और सब्जी भी बची हुई है, उसे खाकर खत्म कीजिए, क्यों अनाज बर्बाद कर रही हैं। बेचारी जया जी चुपचाप सुबह का खाना गर्म किया और श्याम बाबूजी के पास ले गईं। तो श्याम बाबूजी चुपचाप खा लिए, पर उनकी आंखें भर आईं। जया ने उन्हें देखा और बोली, सुनो जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। आपको पेंशन मिलती है, पर वह पैसे भी अपने बेटे बहू के डर से खर्च नहीं करते कि लोग कहीं बेटे से सवाल न करें कि बुढ़ापे में माँ बाप का खर्च नहीं उठा पाए। उनके साथ रहने में क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इससे बेहतर तो आप मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाएं। अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूँगी, पर आपका मुरझाया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। इतना कहकर जया जी फूट फूट कर रोने लगीं। श्याम बाबूजी ने उनके आंसू पोंछकर कहा, कल का सूरज तुम्हारे लिए नई रोशनी लाएगा। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी आंखों में अब मैं यह आंसू नहीं आने दूंगा। उन्होंने चुपचाप रूखी सूखी रोटी खाई और पत्नी को कुछ देर में आता हूँ कहकर घर से बाहर निकल गए। श्याम बाबूजी के घर के पास उनके एक पुराने मित्र कमलेश मिश्रा रहते थे, जिसे वह रोज मिलते थे। वह उनके हालात के बारे में सब जानते थे। उन्होंने अपनी आप बीती उन्हें बताई। मिश्रा जी बोले, यार श्याम बाबू, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर एक समिति घर बना रही है, जहाँ हमारे पुराने कई मित्र रह रहे हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं, कुछ अकेले रह रहे हैं। मैंने भी कुछ पैसे लगाकर वहाँ घर बुक कर लिया है और इस घर के नीचे हिस्से को मैं अपने लिए रखूँगा और ऊपरी हिस्से को किराए पर लगाकर जा रहा हूँ। इस किराए से महीने का खर्चा भी निकल जाएगा। तुम वहाँ घर क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे घर के तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। श्याम बाबूजी बोले, कमलेश, तुम मेरे सामने अभी उस बिल्डर को फ़ोन करो और पूछो कितनी जल्दी मुझे घर मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात चलाओ। मैं जल्द से जल्द उस घर से निकल जाना चाहता हूँ। बस याद रखना, यह बातें हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। कमलेश जी श्याम बाबूजी की बात बिल्डर से करवाई और सब तय करवा दिया। कुछ घंटे बाद श्याम बाबूजी घर लौट आए तो शगुन दरवाजे पर ही बोली, बाबूजी, यह क्या नया शौक पाल लिया है? यह कोई घर आने का समय है? श्याम बाबूजी ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। जया जी ने जब पूछा तो श्याम बाबू ने बस सब रखने को कहा और कोई जवाब नहीं दिया। करीब 15 से 20 दिन बाद कमलेश जी का फ़ोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। श्याम बाबूजी मुस्कुराकर जया जी से बोले,
इस घर में कुछ अच्छी यादें तो है नहीं। जो थोड़े बहुत तुम्हारे कपड़े और अम्मा बाबूजी की तस्वीर है वह सब एक अटैची में रख लो। श्याम बाबूजी की बात सुनकर जया जी उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। वह सब सुनकर जया जी घबराने लगीं। तभी श्याम बाबूजी बोले, घबराती क्यों हो जया, तुम्हारा पति अभी जिंदा है। जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई है, जब उनके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं तो इस घर में हम रहकर भी क्या करेंगे। शाम को कमलेश जी के साथ कुछ लोग आए तो सगुन ने बहुत हंगामा किया और आलोक को फ़ोन लगाया। उन लोगों ने पूरा घर देखा। जया जी और श्याम बाबूजी ने कागज़ पर दस्तखत कर दिए। उतनी ही देर में आलोक लौटकर आया। जब तक आलोक की सारी बातें पता चली तब तक श्याम बाबूजी ने अपना काम कर दिया। बिल्डर ने बताया, फिलहाल एक घर तैयार है, आप कुछ दिनों के लिए उसमें शिफ्ट हो जाइए। करीब 1 महीने बाद आपका फ्लैट भी तैयार हो जाएगा। हम आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। आलोक ने पूछा, बाबूजी ये सब क्या चल रहा है, क्या कोई मुझे बताएगा। श्याम बाबूजी बोले, तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त कहाँ है, तुम कहते हो तो बता देता हूँ। यह घर मैंने बेच दिया है और अपने लिए एक नया घर भी खरीद लिया है। आज के आज हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पेंशन मिलती है और घर खरीदने के बाद जितने पैसे मेरे बचे हैं उसमें तो मेरा जीवन भी आराम से कट जाएगा और अंतिम क्रियाकर्म भी हो जाएगा। तो तुम्हारा और हमारा बस साथ इतने दिनों तक का ही था। जयराम जी की इतना कहकर श्याम बाबूजी ने जया जी का हाथ पकड़ा और नए घर की ओर निकल पड़े। पीछे से बेटा बहू गिड़गिड़ाते हुए बोले, बाबूजी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, कोई माँ अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। जया जी एक पल को रुकी और बोली, जो तुमने हमारे साथ किया अभी तो उसका फल भोगना तुम्हें बाकी है और वह फल तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। हमने तो सिर्फ तुम्हें घर से निकाला है और हमने तो अपने क्रियाकर्म तक का इंतजाम कर लिया। तुम अब अपने बारे में सोचो। इतना कहकर वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए निकल गईं और फिर कभी मुड़कर अपने बेटे बहू को याद नहीं किया, जिन्होंने ना तो कभी वक्त दिया था ना ही कभी सम्मान। बेटे बहू भी एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। समय बीतता गया। आलोक के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने भी अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसा उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था। अब दोनों पति पत्नी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। आज उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। यह समय का चक्र है दोस्तों, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। मित्रों, मैं यह नहीं कहता कि सभी बच्चे बुरे होते हैं, पर जिन पर बीतती है उस माता पिता के कष्टों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या श्याम बाबूजी ने अपने बेटे के साथ अन्याय किया था? क्या उनका फैसला गलत था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिश सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।